नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों पर बात करने वाले हैं और जिन कवियों पर आज हम खास तौर से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वो हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन और रांगेय राघव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में हम प्रगतिवाद पर, उसके सिद्धांतों पर, उसकी विशेषताओं पर बहुत गहरी बात कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूं कि प्रगतिवाद का अर्थ, उसकी विशेषताएं क्या है, प्रगतिवादी काव्यधारा, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब समय है कि हम उन कवियों पर बात कर लें जो प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कवि, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, केदारनाथ अग्रवाल, तो सबसे पहली चर्चा हमारी होगी केदारनाथ अग्रवाल पर। केदारनाथ अग्रवाल बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से माने जाते हैं जिन्होंने प्रगतिवादी चेतना की कविताएं भी लिखी और बाद में कुछ एक कविताएं प्रयोगवाद से संबंधित भी लिखी। देखिए दोस्तों, एक बात मैं हमेशा ध्यान में रखने के लिए आपसे कहती हूं कि जिस तरीके से किसी भी काव्यधारा की, किसी भी भाषा की सीमा को मोटे तौर पर अनुमान के आधार पर, उसकी प्रबलता के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी भी कवि को, क्योंकि साहित्यिक चेतना मूलतः उन्मुक्त होती है, तो किसी भी कवि को किसी विशेष काव्यधारा में बांधना बहुत मुश्किल है। वह कवि अपनी प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर भले ही किसी विशेष काव्यधारा से जुड़कर ही काव्य रचनाएं करता रहे, लेकिन सतत प्रवाहशील होती है काव्य चेतना, साहित्यिक चेतना, साहित्यिक प्रतिभा। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर कवि हमें ऐसे मिलेंगे जिनमें जैसे जैसे साहित्यिक काव्यधाराओं का विकास होता गया, साहित्यिक चेतना का विकास होता गया, वैसे वैसे उनकी साहित्यिक चेतना भी, यानी उनके काव्य लेखन की प्रवृत्तियां भी विकसित हुई। तो केदारनाथ अग्रवाल से आज का सत्र शुरू करते हैं। जीवन परिचय से शुरुआत होगी। जन्म आपका 1 अप्रैल 1911 को हुआ। इनका जन्म स्थान था कमासिन गांव, बांदा, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे और वहां पर बांदा एक तहसील है जहां कमासिन नाम का एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल था और इनकी माता का नाम था घसीटो देवी। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, जैसा कि हमेशा होता है, स्थानीय स्कूलों में ही हुआ करती है। तो ऐसी स्थिति में केदारनाथ अग्रवाल की शिक्षा भी कमासिन गांव में हुई, उसके बाद रायबरेली में हुई कुछ शिक्षा, कुछ कटनी में, कुछ जबलपुर में। तो अनेक स्थानों पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद भी ये शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से गए और कानपुर से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की, यानी पेशे से केदारनाथ अग्रवाल एक वकील थे। ये बात आपको भूलनी नहीं है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हम जिन भी कवियों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, उनके विषय में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वे प्रारंभ से, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो प्रारंभ से ही साहित्य से जुड़े हुए नहीं थे, जिनका कार्यक्षेत्र अलग था और साहित्यिक प्रतिभा उनमें समय के साथ साथ उभर कर सामने आई या फिर बाल्यकाल से ही थी। यानी कार्य क्षेत्र का साहित्यिक प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं है। साहित्यिक चेतना स्वयंभू होती है, कभी स्वयं जन्मजात होती है, कभी कभी साहित्यिक चेतना परिवेश जन्य होती है। जिस प्रकार के परिवेश में हम रहते हैं उसी प्रकार की चेतना हम में जागृत होती है, विकसित होती है। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है इन सब जीवन परिचयों के विषय में या इन कवियों की साहित्यिक चेतना के विषय में पढ़ते समय। तो केदारनाथ अग्रवाल ने यद्यपि कार्यक्षेत्र चुना वकालत, लेकिन उसके बाद भी उनकी साहित्यिक चेतना दबी नहीं, वो निरंतर प्रबल से प्रबलतर होती गई। अब वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण एक वकील होने के बावजूद उन्होंने इतना उत्कृष्ट कोटि का साहित्य लिखा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कार्यक्षेत्र था, यानी जैसी कि मैंने आपको बताया, मूलतः ये बांदा में वकील थे, यानी इन्होंने अपना जीवन वकील के रूप में शुरू किया। इनका निधन 22 जून 2000 को हुआ। कृति परिचय की बात करते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल मूलतः कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ एक गद्य रचनाएं भी लिखी। काव्य कृतियों में इनकी युग का गंगा 1947 में प्रकाशित हुई, नींद के बादल 1947 में प्रकाशित हुई। ये सब काव्य संग्रह, कविता संग्रह इनके। लोक अलोक
1947 में प्रकाशित। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, कंठस्थ कर लेंगे, 1965 में प्रकाशित हुआ। आग का आईना का प्रकाशन वर्ष है 1970। गुल मेहंदी 1978। पंख और पतवार बहुत ही महत्वपूर्ण 1989। हे मेरी तुम 1981। मार प्यार की थापें 1981। कहे केदार खरीब खरी 1983। बंबई का रक्त स्नान 1983 में ही प्रकाशित। अपूर्वा 1984 में प्रकाशित, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति। जमुन जल तुम 1984 में प्रकाशित। बोले बोल अबोल 1985 में प्रकाशित। जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 में प्रकाशित। आत्मगंध 1986 में प्रकाशित। अनिहारी हरियाली 1990 में प्रकाशित हुई। खुली आंखें खुले डैने 1992 में प्रकाशित। पुष्पदीप 1994 में प्रकाशित। वसंत में प्रसन्न पृथ्वी 1996 में प्रकाशित। कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह 1997 में प्रकाशित हुई। अब बात आती है इनकी गद्य कृतियों की। गद्य कृतियों में इन्होंने निबंध संग्रह भी प्रकाशित किए। समय समय पर इनका एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970। विचार बोध का प्रकाशन हुआ 1980 में। विवेक विवेचन का प्रकाशन हुआ 1980 में। इन्होंने एक यात्रा वृत्त भी लिखा दोस्तों, जिसका शीर्षक है बस्ती खिले गुलाबों की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। इनके द्वारा रचित उपन्यासों पर बात करते हैं। इनका दतिया उपन्यास 1985 में प्रकाशित हुआ। बैलबाजी में मार ले गए, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है जिसे वे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश बहुत ही इस उपन्यास के विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें याद रखना है, पहली बात, ये उनका एक अधूरा उपन्यास है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की साक्षात्कार नामक एक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसमें यह प्रकाशित हुआ था। अगला इनका एक और उपन्यास है चेता नैया खेता। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं। हमें एक साहित्यकार का जीवन परिचय पढ़ते समय इन तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। प्रगतिवादी विचारधारा यानी मार्क्सवाद के अंतिम दौर के कवि हैं। देखिए, कवियों का भी अलग अलग पड़ाव होते हैं। एक तो वे कवि होते हैं, जैसे ही कोई काव्यधारा विकसित होती है, जन्म लेती है, उसी दौरान उस काव्यधारा से जुड़कर बहुत ही प्रभावशाली रूप में सामने आते हैं, साहित्य सृजन करते हैं। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के उन कवियों में से हैं जो अंतिम दौर में, जब प्रगतिवाद अपने अंतिम दौर में पहुंचा, उस समय ये इन्होंने प्रगतिवादी लेखन प्रारंभ किया। सूक्ष्म मानवीय संवेदनाओं, प्रगतिशील चेतना और सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर कवि, ये तीन बिंदु आपको केदारनाथ अग्रवाल के साहित्य के विषय में भूलने नहीं है। पहली बात, ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। दूसरी बात, मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया। तीसरी बात, सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर कवि हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि प्रगतिवादी चेतना के हैं, तो जो विसंगतियां समाज में है, उस समाज के उस विकृत रूप को परिवर्तित करने का आवेग, परिवर्तन करने की अदम्य लालसा इस केदारनाथ अग्रवाल के मन में रही होगी, ऐसा उनके साहित्य से ज्ञात होता है। तो इसीलिए उनकी तीन प्रमुख विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं: मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण, प्रगतिशील चेतना और सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर कवि। इसके अलावा एक और उल्लेखनीय विशेषता सामने आती है कि प्रकृति चित्रण के बहुत ही सुंदर और मनोहर दृश्य उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। इनको पिता से साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुए क्योंकि वे ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। उनके पिता का मधुरिम नाम से एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। इनके काव्य में एक और विशेषता, इनके काव्य में ग्रामीण परिवेश और लोक जीवन का चित्रण है। तो कितनी विशेषताएं केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की हो गई। पहली बात, वे प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। दूसरी बात, वे सूक्ष्म मानवीय चेतनाओं के चितेरे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं का बारीक चित्रण किया। प्रकृति चित्रण के सुंदर कवि हैं वे, और सामाजिक बदलाव के पक्षधर हैं। और अगली विशेषता है कि ग्रामीण परिवेश और लोक जीवन का चित्रण उनकी कविता में प्रबल रूप से चित्रित किया गया है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब वे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब उनका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें याद रखना चाहिए। हम पढ़ चुके कि केदारनाथ अग्रवाल को साहित्यिक संस्कार अपने पिता से मिले थे, लेकिन उसके साथ साथ साहित्यिक संस्कार प्राप्त होने के साथ साथ एक परिवेश की भी आवश्यकता होती है। तो जब वे इलाहाबाद गए अध्ययन के लिए, तब उनकी वहां पर मुलाकात हुई शमशेर बहादुर से और नरेंद्र शर्मा से, और दोनों ही अपने समय के जाने माने साहित्यिक अभिरुचियों के व्यक्ति थे, कवि थे। तो उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध इनका हो गया और इनका साहित्यिक रुझान बढ़ा, यानी इनकी साहित्यिक चेतना को एक बल मिला जो जन्मजात रूप में उनके व्यक्तित्व में मौजूद थी। 1972 में बांदा में इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का आयोजन किया। ये वही प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन है जिसका पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, प्रेमचंद की अध्यक्षता में। उसी का 1972 में बांदा में, यानी अपने मूल स्थान पर जहां पर वे वकील थे, वहां प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का आयोजन किया केदारनाथ अग्रवाल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कविताओं में प्रमुखतः जन सामान्य के संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य का चित्रण। प्रकृति सौंदर्य को मैं बता चुकी हूं। एक और विशेषता जुड़ जाती है कि जन सामान्य के संघर्ष का चित्रण भी उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम, श्रृंगार, समाज में व्याप्त शोषण और संघर्ष का सूक्ष्म चित्रण इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। 1973 में फूल नहीं रंग बोलते हैं कृति पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बिंदु आपको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया फूल नहीं रंग बोलते हैं उनका एक बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। 1986 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा उन्हें तुलसी सम्मान से नवाजा गया। 1986 में ही अपूर्वा कविता संग्रह, जो उनका एक और महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1990-91 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। 1993-94 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी सभी कृतियां परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, क्योंकि परिमल प्रकाशन के जो संस्थापक थे वे उनके केदारनाथ अग्रवाल के साथ बहुत ही घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करते थे। तो वो परंपरा उन मूल मालिक के न होने पर उनके संतान, उनके पुत्रों के द्वारा भी उसी प्रकार से आगे बढ़ाई गई, यानी उनकी कृतियां निरंतर परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से ही प्रकाशित होती रहीं। प्रगतिवादी कवियों में सबसे अधिक कलात्मक कवि के रूप में जाने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। जीवन और उससे उत्पन्न रागात्मकता के साक्षात्कार की अभिव्यक्ति इनकी कविताओं की एक बहुत ही उल्लेखनीय विशेषता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जब केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं पर बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इनकी कविताओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को दो भागों में विभाजित किया है। पहली वे कविताएं जो राजनीतिक चेतना से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी वे कविताएं जो प्रकृति प्रेम और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। यानी दो वर्ग डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं के निर्धारित किए हैं। पहली राजनीतिक कविताएं, दूसरी प्रेम और सामाजिक सरोकारों की कविताएं। प्रकृति प्रेम और सामाजिक सरोकारों की कविताएं। राजनीतिक कविताओं का महत्वपूर्ण संग्रह कहे केदार खरी खरी कविता संग्रह है उनका, जिसमें उन्होंने राजनीतिक कविताएं लिखी हैं, राजनीतिक मुद्दों को आधार बनाकर काव्य सृजन किया है, जिसमें उनका व्यंग्य बहुत तीखे रूप में उभर कर सामने आया है। विचारों से वे मार्क्सवादी थे, अतः कविताओं में आरंभ से ही शोषण, दमन और अत्याचार के विरोध की अभिव्यक्ति की। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं वे सच्चे अर्थों में जनवादी हैं। आजादी के पहले तथा बाद की स्थितियों का दस्तावेज उनकी कविताओं में मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। यानी उनका विचार है कि केदारनाथ अग्रवाल ने जो काव्य सृजन किया, उस काव्य सृजन में जितने सुंदर और बेबाक दृश्य किसके मिलते हैं, आजादी से पहले के भारत के मिलते हैं, भारत के समाज के मिलते हैं, उतनी ही स्पष्ट अभिव्यक्तियां भारत के आजादी के बाद के समाज की भी हैं। बच्चन सिंह उन्हें छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत कहकर पुकारते हैं। ये
बात बहुत उल्लेखनीय है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण के बहुत ही मोहक दृश्य देखने को मिलते हैं, और उसी विशेषता को आधार बनाकर बच्चन सिंह ने उन्हें छायावादोत्तर कविता का सुमित्रा नंदन पंत कहकर पुकारा है। आप सभी जानते हैं, पंत जी के विषय में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं कि पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहकर के पुकारा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं केदारनाथ अग्रवाल के विषय में कि जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। फिर भी दोनों में देश काल का अंतर है, देश काल का अंतर है, यानी समय उनका पहले है, इनका बाद में है। परिवेश जहां वे पलकर बड़े हुए, पंत का प्रकृति चित्रण अपने स्थान विशेष से संबंधित है, केदार का प्रकृति चित्रण अपने विशेष स्थान से संबंधित है। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी है, क्योंकि वे पहाड़ी परिवेश में पलकर बड़े हुए, और केदार की मैदानी बुंदेलखंडी, क्योंकि वे बुंदेलखंडी मैदानी भाग में पलकर बड़े हुए। पंत की प्रकृति कोमल और ऐन्द्रजालिक है, ऐन्द्रजालिक यानी मायावी है, मोहित कर लेती है पाठक को। तो केदार की सहज आत्मीय और किसानी है, यानी उन्होंने खेतों और खलिहानों के बहुत ही सुंदर दृश्य अभिव्यक्त किए हैं। केदार की कविताओं में आस्था का प्रबल स्वर अभिव्यक्त हुआ है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में केदारनाथ के विषय में लिखा गया है कि कवि के रूप में अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवियों में सबसे अधिक कलात्मक कवि हैं। ध्यान देंगे कि केदारनाथ अग्रवाल को एक तो सुमित्रानंदन पंत कहकर पुकारा जाता है छायावादोत्तर काव्य का, दूसरा उन्हें एक कलात्मक कवि के रूप में जाना जाता है। आपके पास शब्द चयन है, भावाभिव्यक्ति है, एक काव्यगत तटस्थता की संभावना भी है, किंतु जहां आप इन दोनों विशेषताओं के साथ प्रगतिवादी आग्रहों को कविता में जोड़ने लगते हैं, वही उसका सौंदर्य, उसकी मार्मिकता कम हो जाती है। यानी हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, इस बात को ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार उनके काव्यगत तटस्थता की जो संभावना है, जो भावों की अभिव्यक्ति है, जब वे उसका समायोजन अपनी प्रगतिवादी दृष्टि से करते हैं तो काव्य उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता, उसका सौंदर्य, उसकी मार्मिकता कम हो जाती है। ऐसा मानना है हिंदी साहित्य कोश भाग 2 का। शिल्प की दृष्टि से इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया, नए उपमानों का प्रयोग किया, सुंदर बिंब इनकी कविताओं में मिलते हैं। मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जन साधारण के जीवन की गहरी और व्यापक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में देखने को मिलती है। इनकी कविताएं रूसी, जर्मन, चेक और अंग्रेजी भाषाओं में अनुदित हुई, यानी इनकी कविताएं इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि उन्हें अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुदित किया गया। इनका पहला कविता संग्रह युग की गंगा मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। अब आते हैं दूसरे कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म हुआ 30 जून 1911 को। जन्म स्थान था सतलखा नामक स्थान, मधुबनी, बिहार में। इनका निधन 5 नवंबर 1998 को दरभंगा नामक स्थान पर बिहार में ही हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी माता का नाम था उमा देवी और इनके पिता का नाम था गोकुल मिश्र। 1936 में श्रीलंका में विद्यालंकार परिवेश में इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप भूलेंगे नहीं कि नागार्जुन का संबंध किस धर्म से था। तो नागार्जुन ने 1936 में बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, यानी 1936 से वे बौद्ध थे। प्रगतिवादी साहित्यकार हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं। जब कभी भी हम किसी साहित्यकार के विषय में कहते हैं कि ये प्रगतिवादी साहित्यकार हैं, तो हमें मान लेना चाहिए दोस्तों कि उनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी है। लेकिन फिर भी मैं अलग अलग बिंदुओं में इसलिए लिखती हूं कि बार बार आप जब इन दो बातों को अलग अलग पढ़ेंगे तो आप इस बात को बिल्कुल कंठस्थ करने में सफल होंगे कि प्रगतिवादी और मार्क्सवादी होना आपस में एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। कृति परिचय की बात करते हैं। कविता संग्रहों में युग धारा इनका पहला कविता संग्रह 1953 में प्रकाशित, सतरंगे पंखों वाली 1959 में प्रकाशित हुआ। प्यासी पथराई आंखें का प्रकाशन वर्ष है 1962। तालाब की मछलियां 1974 में प्रकाशित। तुमने कहा था 1980 में प्रकाशित। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में प्रकाशित। हजार हजार बाहों वाली 1981 में। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में। रत्न गर्भ का प्रकाशन है 1984।
ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या का प्रकाशन हुआ 1985 में। इस गुब्बारे की छाया में प्रकाशित हुआ 1990 में। भूल जाओ पुराने सपने 1994 में प्रकाशित। अपने खेत में कृति उनकी 1997 में प्रकाशित हुई। इन्होंने 2 प्रबंध काव्य भी लिखे, जिनमें से एक है भस्मांकुर, जिसका प्रकाशन हुआ 1970 में, और दूसरा है भूमिजा। उपन्यासों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार भी थे नागार्जुन, और उन्होंने अनेक उल्लेखनीय उपन्यास लिखे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है रतिनाथ की चाची, जो प्रकाशित हुआ 1948 में। बलचनामा उनका एक और उपन्यास जो प्रकाशित हुआ 1952 में। नई पौध उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1953। बाबा बटेसर नाथ 1954 में प्रकाशित हुआ। वरुण के बेटे 1956 और 57 में प्रकाशित हुआ। दुख मोचन, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1956-57 है। कुंभी पाक का प्रकाशन वर्ष है 1960। हीरक जयंती 1962 में प्रकाशित। उग्र तारा 1963 में प्रकाशित। यानी इन कृतियों के नाम पढ़कर ही दोस्तों आप अंदाज लगा लीजिए कि जितनी काव्य कृतियां उनकी प्रकाशित हुई, उससे कहीं अधिक उपन्यास उन्होंने रचे। जमनिया का बाबा 1968 में प्रकाशित हुआ। गरीब दास 1990 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने एक संस्मरणों का संकलन भी प्रकाशित किया, जिसका नाम है एक व्यक्ति एक युग। 1963 में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। इनके कहानी संग्रह का नाम है आसमान में चंदा तेरे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1982। एक आलेख संग्रह भी नागार्जुन का प्रकाशित हुआ, अन्नहीनम क्रियाहीनम, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1983। बम्बोलेनाथ का प्रकाशन वर्ष है 1987। कुछ बाल साहित्य भी रचा नागार्जुन ने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 1955 में प्रकाशित हुआ। कथा मंजरी भाग 1 1958 में प्रकाशित हुआ। कथा मंजरी भाग 2 ये भी 1958 में प्रकाशित हुआ। विद्यापति की कहानियां 1964 में प्रकाशित हुआ। अब कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों जो नागार्जुन के विषय में हमें जानने चाहिए। मैथिली में भी ये रचनाएं लिखते थे। इस बात की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। जब उनकी कविताओं के बारे में पढ़ा था हमने, तब भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो उनकी मैथिली रचना है पत्रहीन नग्न गाछ। इसके लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा इन्हें भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया। बिहार सरकार ने इन्हें राजेंद्र शिखर सम्मान से सम्मानित किया 1994 में। 1979 में हीरक जयंती उपन्यास अभिनंदन नाम से भी प्रकाशित हुआ। इनका एक उपन्यास जिसका जिक्र ऊपर नहीं किया गया है, हीरक जयंती नाम से, जो अभिनंदन के नाम से बाद में प्रकाशित हुआ। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पश्चिमी बंगाल से इन्हें राहुल सांकृत्यायन सम्मान से अलंकृत किया गया। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किए गए नागार्जुन। 1948 में इनका रतिनाथ की चाची जो उपन्यास है वो इनका पहला उपन्यास है। मातृभाषा मैथिली में, इनकी मातृभाषा मैथिली है, तो मातृभाषा मैथिली में ये साहित्य सृजन यात्री उपनाम से करते थे। चित्रा कविता संग्रह से मैथिली साहित्य में नवीन भावबोध का सूत्रपात किया इन्होंने। यानी इनका जो चित्रा कविता संग्रह है वो मैथिली भाषा की कविताओं का संग्रह है, और इसी कविता संग्रह की कविताओं से मैथिली साहित्य में नवीन भावबोध की रचनाएं, कविताएं लिखने की परंपरा शुरू हुई। पारो नवतुरिया इनके प्रसिद्ध मैथिली उपन्यास हैं। कुंभी पाक उपन्यास 1972 में चंपा नाम से भी प्रकाशित हुआ। जमनिया का बाबा 1968 में इमरतिया नाम से प्रकाशित हुआ। ये आधुनिक युग के कबीर माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग के कबीर किन्हें कहा जाता है। इनके काव्य में व्यंग्य और विद्रोह का स्वर प्रबल है। राम के प्रति इनकी पहली हिंदी कविता है, पहली हिंदी कविता इनकी है, कंठस्थ कर लेंगे, राम के प्रति, जिसका प्रकाशन 1934 में विश्व बंधु नामक एक साप्ताहिक पत्र में हुआ था। इनका सारा का सारा साहित्य नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में नागार्जुन के विषय में क्या टिप्पणी की गई है देखते हैं। कवि की हैसियत से नागार्जुन प्रगतिशील और एक हद तक प्रयोगशील भी है। यानी हिंदी साहित्य कोश ये अनुभव करता है कि जितनी प्रबल उनमें प्रगतिशील चेतना है, उतने ही वे प्रयोगशील भी हैं।
उनकी अनेक कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणि कांचन संयोग के कारण एक प्रकार से सहज भाव और सौंदर्य से दीप्त हो उठी है। यानी उनकी कुछ एक कविताएं ऐसी हैं जिनमें उनकी प्रगतिशीलता भी दिखाई देती है और उनकी प्रयोगशीलता भी। तो मणि और सोना, कांचन सोना, मणि और सोना मिलकर जिस प्रकार एक सुंदर आभूषण का निर्माण करते हैं कि नजर हटाए नहीं हटती, उसी तरह से साहित्य कोश कहना चाहता है कि प्रगतिशीलता और प्रयोगशीलता, ये दो विशेषताएं मणि और कंचन की तरह एक दूसरे से मिलकर एक अद्भुत सौंदर्य प्रकाशित करती हैं, उजागर करती हैं। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट गंभीर हास्य, यानी हास्य रस भी है, लेकिन हास्य कैसा है? भद्दा हास्य नहीं है, शिष्ट और गंभीर हास्य है। सूक्ष्म चुटीले व्यंग्य की दृष्टि से भी नागार्जुन की कुछ रचनाएं अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। इन्होंने कहीं कहीं सरस मार्मिक प्रकृति चित्रण भी किया है। नागार्जुन की भाषा लोक भाषा के निकट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है तीसरे कवि त्रिलोचन की। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ। इनका जन्म स्थान है चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। जिस प्रकार नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, उसी प्रकार त्रिलोचन का मूल नाम था वासुदेव सिंह। इन्होंने शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और शिक्षा में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर यानी एमए किया। इनका निधन 9 दिसंबर 2007 को हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य कि ये प्रगतिवादी कवि हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी कविताओं में बाजारवाद का स्पष्ट रूप से खुलकर विरोध किया गया है। 1945 में प्रकाशित धरती इनका पहला कविता संग्रह है। ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें शलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से अलंकृत किया। ज्ञान मंडल प्रकाशन संस्था में इन्होंने कार्य किया। हिंदी भाषा में सोनेट, सोनेट एक छंद होता है अंग्रेजी साहित्य में जिसका प्रयोग होता है, जिसे हिंदी में चतुष्पदी कहा जाता है, 4 चरणों का एक छंद होता है। तो हिंदी में सोनेट के प्रयोग के लिए ये मूल रूप से विख्यात है। यानी त्रिलोचन ने अंग्रेजी के सोनेट छंद का हिंदी में एक बहुत ही सफल प्रयोग किया और उसके लिए नाम प्रचलित हो गया चतुष्पदी। 1995 से 2001 के मध्य जन संस्कृति मंच के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब बात आती है इनकी कृति परिचय की। तो इनकी काव्य कृतियां हैं मिट्टी की बारात, बारात, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, 7 शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूं, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूं, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये इनके कविता संग्रह हैं। अब बात आती है गद्य कृतियों की। तो देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये इनकी गद्य कृतियां हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह त्रिलोचन के विषय में लिखते हैं, मुख्यतः आत्मविश्लेषण के कवि हैं। बहुत ध्यान देंगे इस बिंदु पर। आत्मविश्लेषण क्या है? यानी त्रिलोचन अपनी कविताओं में जितनी पैनी दृष्टि अपने परिवेश पर डालते हैं, उसकी विसंगतियों पर डालते हैं और व्यंग्य के सहारे, उन्हें चुभते हुए व्यंग्यों के सहारे उन्हें अभिव्यक्त करते हैं, उतना ही वे अपना स्वयं का, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण भी करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि वे आत्मविश्लेषण के कवि हैं। इसके माध्यम से उन्होंने किसानी जीवन और परिवेश का चित्रण किया है। यानी केदारनाथ अग्रवाल ने जिस तरह से ग्रामीण संस्कृति, लोक संस्कृति के चित्र प्रस्तुत किए हैं, उसी तरह से त्रिलोचन की कविताओं में भी किसानी जीवन और परिवेश का सुंदर चित्र मिलता है। उसमें किसान जीवन की रीति नीति यानी परंपराएं, आस्था, विश्वास, आशा निराशा, गरीबी, मुक्ति की कामना आदि के अनगिनत चित्र उरेहे गए हैं। ये दोस्तों मेरे संपर्क में आने वाला पहला ऐसा शब्द है जिसे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उरेहे मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया। हो सकता है कि ये उकेरे गए हों और टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और हो सकता है कि ये उरेहे शब्द ही हो, लेकिन मेरी जानकारी में ये शब्द नहीं है। इसकी तलाश जब मैं कर लूंगी तो मैं आपको इसकी गहराई से चर्चा जरूर करूंगी। तो वे लिखते हैं कि मुक्ति कामना आदि के अनगिनत चित्र उरेहे गए हैं। किंवदंती पुरुष त्रिलोचन को, त्रिलोचन को क्या कहा है बच्चन सिंह ने? किंवदंती पुरुष। त्रिलोचन को बाहर से जानना खतरनाक है। यानी बाहर से देखकर त्रिलोचन के विषय में अनुमान लगाना कि वास्तव में ये कैसे कवि होंगे, कैसे व्यक्ति होंगे, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जानो।
वैसे भी बच्चन सिंह आगे ये भी लिखते हैं इसी संदर्भ में कि किसी भी साहित्यकार का वास्तविक परिचय उसके व्यक्तित्व को गहराई से, बारीकी से, निकट से जानना है तो उसकी साहित्य के माध्यम से, उसकी कृतियों के माध्यम से जानने का प्रयास करना चाहिए। और यही बात वे त्रिलोचन के संदर्भ में भी कहते हैं कि अगर हम बाहर से उन्हें देखकर उनके व्यक्तित्व को उनका अनुमान लगाना चाहें, उन्हें जानना चाहें तो ये बहुत ही खतरनाक है। यदि उन्हें जानना है तो उनकी रचनाओं के मर्म को जानो, वे अपने आप खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। अब अगले कवि आते हैं दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 5 अगस्त 1915-16 में हुआ। जन्म स्थान है झगरपुर गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनका निधन हुआ 27 नवंबर 2002 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से इन्होंने बीए किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और 1950 में डीलिट की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। कार्यक्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर और होलकर कॉलेज इंदौर से इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, यानी ये पेशे से अध्यापक थे। 1955-56 के मध्य नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में ये सांस्कृतिक सहायक के रूप में नियुक्त किए गए और वहां इन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। 1961 में माधव कॉलेज उज्जैन के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। 1968 से 71 तक ये विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कार्यरत रहे और सेवानिवृत्ति के पश्चात ये पूर्णतः साहित्य सृजन के लिए समर्पित हो गए। लेकिन फिर बदलाव आया और 1977-78 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कालिदास अकादमी उज्जैन के ये कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। व्यक्तिगत जीवन में देहाती जीवन, बनारस के आवास एवं हिमालय दर्शन से ये अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं, यानी इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि ये इनका निजी जीवन ग्रामीण जीवन से प्रभावित है और बनारस में जहां वे रहा करते थे उसका इन पर बहुत प्रभाव है और हिमालय के दर्शन से उन्हें जो अनुभूतियां हुई उसका भी इनकी कविताओं पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र से प्रमाणित काव्य दृष्टि थी इनकी, यानी काव्य मार्क्सवादी चेतना। गीतों में इनके गेयता प्रचुर मात्रा में मिलती है। मानवीय समता में ये आस्था रखते थे और क्रांति के प्रति विश्वास, यानी अक्सर सभी प्रगतिवादी कवि क्रांति की में विश्वास रखते हैं क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। कृति परिचय की बात करें तो ये मूलतः एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन इन्होंने कुछ एक आलोचनात्मक पुस्तकें और एक नाटक भी लिखा। कविता संग्रहों में इनके प्रमुख हैं हिल्लोल कविता संग्रह जो 1939 में प्रकाशित हुआ, जीवन के गान का प्रकाशन वर्ष है 1942, युग का मोल 1945 में प्रकाशित, प्रलय सजन 1950 में, विश्वास बढ़ता ही गया का प्रकाशन वर्ष है 1948, विंध्य हिमालय 1960। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हिमालय दर्शन का इन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है, तो 1960 में इनकी कृति विंध्य हिमालय प्रकाशित हुई। मिट्टी की बारात इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, 1972 में प्रकाशित हुई। वाणी की व्यथा 1980 में प्रकाशित, कटे अंगूठों की बंधनवारें 1951 में प्रकाशित। और इनकी गद्य रचनाओं में उल्लेखनीय है महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य उद्भव और विकास, ये आलोचनात्मक कृतियां हैं इनकी। और नाटक जिसकी हमने चर्चा की थी कि इन्होंने एक नाटक भी लिखा प्रकृति पुरुष कालिदास, जो कालिदास पर आधारित है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 1958 में देव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1974 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1974 में ही ये भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए गए और मिट्टी की बारात कृति के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आप सम्मानित किए गए। मध्य प्रदेश सरकार से 1993 में इन्हें शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। 1993 में ही सरकार से भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें मिला और 1999 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 क्या लिखता है शिवमंगल सिंह सुमन के विषय में जानते हैं। सुमन जी की कविताओं की एक विशेषता है, कौन सी विशेषता यहां आ रही है? मानवीय समता पर आस्था और क्रांति पर विश्वास। ये सभी प्रगतिवादी कवियों की
काव्य में मिलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मनुष्य को, क्योंकि यदि वर्ग भेद का विरोध करेगा कोई कवि तो मानवीय समता में विश्वास करता है, ये जाहिर सी बात है। तो मानवीय समता में विश्वास करते हैं और क्रांति के पक्षधर हैं। उनका प्रथम संग्रह हिल्लोल में मानुष जीवन के शाश्वत आवागमन पर विश्वास व्यक्त किया गया है। यानी मनुष्य इस संसार में आता है और जाता है और ये आवागमन यानी जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो शाश्वत है, ऐसा इनकी हिल्लोल कविता संग्रह की रचनाओं से अभिव्यक्त होता है। प्यार, पीड़ा और प्रेम की गहरी प्रतीति भी इनकी रचनाओं में है, परंतु साथ ही साथ इस संग्रह में एक और विशेषता उभर कर सामने आती है कि मंजिल न पाने तक अविराम चलने का संकल्प। इनकी कविताओं में, हिल्लोल की कविताओं में ये बात भी स्पष्ट है कि कवि संकल्पित है कि जब तक उसे मंजिल नहीं मिलती वो रुकेगा नहीं। श्रमिक वर्ग के संघर्ष में स्वतंत्रता की काम कल्पना उद्बोधन के रूप में सुमन की इन प्रारंभिक कविताओं में देखने को मिलती है। यानी वर्ग संघर्ष के माध्यम से जो स्वतंत्रता की कामना करते हैं, जिससे कि पूंजीपति और शोषित वर्ग का जो भेद है, जो समाज में एक वर्ग भेद की बड़ी खाई है, उससे मुक्त हुआ जा सके, उससे समाप्त कर मानवीय समानता की स्थापना की जा सके, ऐसा स्वर भी उनकी इन कविताओं में प्रबल रूप से अभिव्यक्त हुआ है। क्रांति नामक कविता में हंसिए और हथौड़े का उल्लेख उनकी प्रगतिवादी प्रतिबद्धता का परिणाम है। यानी उनकी एक कविता है क्रांति, जिसका जिक्र साहित्य कोश में किया है, और उसमें वे एक और हंसिए की बात करते हैं और दूसरी ओर हथौड़े की बात करते हैं। हंसिया जो कि फसलें और घास आदि काटने के काम आता है और हथौड़ा लोहार के काम आता है, और दोनों ही श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रगतिवाद के प्रति प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त किया है, ऐसा मानना है हिंदी साहित्य कोश का। अगले कवि हैं रांगेय राघव। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 को हुआ। इनका जन्म स्थान था आगरा, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था श्री रंगाचार्य और इनकी माता का नाम था कनकवल्ली। यानी रांगेय राघव मूलतः दक्षिण भारतीय थे। इनका निधन 12 सितंबर 1962 में हुआ। इनका मूल नाम तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य था। ये आप कंठस्थ कर लेंगे। साहित्यिक नाम इन्होंने अपना रखा रांगेय राघव। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं रांगेय राघव के विषय में जो हमें जानने चाहिए। ये विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, प्रमुखतः कथाकार के रूप में विख्यात। इनको सबसे अधिक ख्याति इनकी कहानियों और इनके उपन्यासों के माध्यम से मिली, इसलिए ये मूलतः कवि के रूप में उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कि कथाकार के रूप में। 1936-37 से इन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ किया। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु एक और महत्वपूर्ण बात, साहित्य में वे किसी वाद और विधा से नहीं बंधे। उन्हें किसी भी वाद और किसी भी विधा से बंधना पसंद नहीं था। कृति परिचय, इन्होंने कुल 38 उपन्यास लिखे, 10 इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, 13 आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई, 1 रिपोर्टाज संग्रह का प्रकाशन हुआ, 3 नाटक प्रकाशित हुए और 6 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। और दोस्तों, जब आप इनके जन्म और निधन के वर्ष पर दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 30 या 35 वर्ष की आयु ही इनको मिली इतना सारा विपुल साहित्य लिखने के लिए। तो भारतेंदु ने जिस तरह से एक छोटे से 35 वर्ष के समय में एक इतना विपुल साहित्य रच दिया था, वही कार्य रांगेय राघव ने भी किया। काव्य कृतियों में अजेय, पिघलते पत्थर और मेधावी, राह के दीपक, पांचाली और रूप छाया इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उपन्यास में घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों उपन्यास, मुर्दों का टीला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित एक स्थान जो मोहनजोदड़ो के नाम से विख्यात है, उसी की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है मुर्दों का टीला। सीधा साधा रास्ता, कहा जाता है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के जवाब में उन्होंने सीधा साधा रास्ता लिखा था। वास्तविकता क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा मुझे कहीं पढ़ने को मिला। हुजूर इनका एक और उपन्यास, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना,
रत्ना की बात, देखिए ये लोई है कबीर की पत्नी, उस वो ताना दे रही है, उस तरह का उन्होंने उपन्यास लिखा। रत्ना की बात, तुलसीदास की रत्नावली। भारती का सपूत, आंधी की नावें, अंधेरे की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है कब तक पुकारूं, नटों की जीवन शैली पर आधारित उपन्यास है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है मुर्दों का टीला के विषय में और कब तक पुकारूं के विषय में कि इनकी विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो हमें याद रखना चाहिए मुर्दों का टीला संबंधित है मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि से और नट जीवन से संबंधित है कब तक पुकारूं उपन्यास। पक्षी और आकाश, बोने और घायल फूल, लखिमा की आंखें, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, राह न रुकी, जब आवेगी काली घटा, धूनी का धुआं, ये सभी उनके उपन्यास हैं। छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भव बाधा हरो, धरती मेरा घर, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, दायरे, पतझड़ और आखिरी आवाज, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अंगारे न बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, पांच गधे, एक छोड़ एक, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन्होंने जो नाटक लिखे, स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज और विरूढ़क, ये इनके 3 नाटक हैं। और एक और महत्वपूर्ण कृति जो उनकी सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है उनके रिपोर्टाजों का संग्रह जिसका नाम है तूफानों के बीच। आलोचना की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास। यानी आप देख रहे हैं कि रांगेय राघव जितने साहित्य से जुड़े हुए थे उतने इतिहास से भी जुड़े हुए थे। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का कला शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग, ये उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। अब बात करते हैं उन्हें मिले हुए पुरस्कारों और सम्मानों की। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ 1951 में। 1954 में वे डालमिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 और 1959 में उन्हें पुरस्कृत किया। राजस्थान साहित्य अकादमी से वे पुरस्कृत हुए 1961 में और मृत्यु के बाद उन्हें 1966 में महात्मा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र रांगे राघव के विषय में लिखते हैं, रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के प्रगतिवादी कवि थे। इन्होंने कविता के साथ साथ कहानियां, उपन्यास और आलोचनाएं तो लिखी ही, कविता के क्षेत्र में भी ये प्रबंध और मुक्तक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रहे। अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली उनकी प्रबंधात्मक कृतियां हैं। अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली, ये तीनों रचनाएं उनकी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं जिनमें विषय की नवीन योजना के साथ नूतन प्रबंध विन्यास भी लक्षित होता है। यानी इनकी जो प्रबंध कृतियां हैं उनमें विषय की नवीनता तो है ही, साथ ही प्रबंध शैली में भी उन्होंने नए प्रयोग किए हैं। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और उससे अनुप्राणित प्रेरित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। यानी राह के दीपक जो उनका कविता संग्रह है उसकी कविताओं में जहां एक ओर समाज के यथार्थ का चित्र अंकित किया गया है कवि के द्वारा, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के सुंदर दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों की कृतियों और उनकी साहित्यिक चेतना पर विस्तार से बात की। उम्मीद करती हूं कि प्रगतिवाद जो हमने पिछले सत्र में पढ़ा था उसके क्रम में आपको पूरी तरह से आज के सत्र के बाद प्रगतिवाद पर पकड़ आपकी मजबूत हो गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए क्योंकि अगले सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं प्रगतिवाद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नमस्कार।